Hello everyone. Now we will start with the Unit 5 of Financial Management. Unit 5 में हमारा है Working Capital Estimation and then उसके बाद है Management of Cash. Then we will have Inventory Management and Receivables Management in Unit 5, right? So Working Capital Estimation से start करते हैं. सबसे पहले क्या होता है, देखिए वर्किंग कैपिटल क्या होती है, फर्म क्यों कितना ज़्यादा करेंट एसेट्स की नीड्स होती है. वर्किंग कैपिटल को बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग. करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज जो होता है वर्किंग कैपिटल उसे बोलते हैं. दैट मीन्स वो कैपिटल जो फर्म को चाहिए रहती है डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए, ठीक है, जो फर्म में लिक्विडिटी मेंटेन करके रखता है, राइट. सो वर्किंग कैपिटल कितनी रहेगी किसी भी फर्म में, उसका एस्टिमेशन ही बहुत ज़रूरत है. वर्किंग कैपिटल का फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक, राइट. वर्किंग कैपिटल मान ली सपोज कोई भी फर्म है, अगर वो करंट एसेट्स मेंटेन करके रख रही है. करंट एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स किसी भी फर्म में लिक्विडिटी मेंटेन कर रखती है, बिकॉज में स्टॉक होता है, कैश होता है, मीन्स वो एसेट्स होती है जिनको हम विद इन 1 ईयर कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. सो वर्किंग कैपिटल में सबसे मेन पार्ट होता है लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेड ऑफ. लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेड ऑफ, राइट. कैसे, सपोज अगर फर्म ज़्यादा करंट एसेट्स मेंटेन करके रख रही है, दैट मीन्स फर्म लिक्विडिटी मेंटेन करके रख रही है ज़्यादा, तो वह वो क्या है, वो बहुत सारा अमाउंट उनका जो क्या है करंट एसेट्स में ब्लॉक हो जा रहा है. लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए बहुत सारा अमाउंट वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है, बल्कि फर्म के पास ही ब्लॉक्ड पड़ा हुआ है, राइट. तो उससे क्या होगा, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज अगर वही अमाउंट करंट एसेट्स में इन्वेस्ट ना करके फर्म फिक्स एसेट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दें, तो दे कैन अर्न प्रॉफिट ऑन दैट अमाउंट. बट अगर प्रॉफिट अर्न करने के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, फर्म में लिक्विडिटी मेंटेन करके नहीं हो पाएगी. तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मेंटेन ट्रेड ऑफ बिटवीन द लिक्विडिटी एंड profitability. Accurate amount of current assets and current liability should be maintained in any firm, right, in order to have balanced liquidity in their organization, राइट. सो वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन जो है टॉपिक, इसमें हमारे 3-4 मेथड्स है जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैसे किस तरह से वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करते हैं कि फर्म को कितनी वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखनी है, राइट. ये पता करना, एक एस्टिमेशन करना इसका बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो भी करंट एसेट्स हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, उनको प्रॉपरली लिक्विडिटी मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट होता है. अगर फर्म लिक्विडिटी मेंटेन नहीं कर पाएगी तो वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को सही से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे. दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू have a correct estimation of working capital, like how much working capital is required in any organization in order to maintain your day to day operations, ठीक. तो सबसे पहला मेथड जो आता है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन का, वो होता है वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स. एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स. नेट सेल्स मीन्स सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. मीन्स वर्किंग कैपिटल यहाँ पे कैसा, देखिए करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन की बात करें, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी इन अ फॉर्म. करंट एसेट्स क्या है, लाइक हो गया स्टॉक, हो गया हमारा कैश, हो गया, इट इस करंट एसेट्स होती हैं जो भी जिनको हम लोग विद इन 1 ईयर कन्वर्ट कर लेते हैं. और करंट लाइबिलिटी उसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम हो गया हमारा, राइट. और डेटर्स हो, क्रेडिटर्स हो गया, सॉरी. तो जिनको एक ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं वो क्या होते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं. तो करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी का एस्टिमेशन ही क्या आता है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन में. नाउ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स में वर्किंग कैपिटल कैसे एस्टिमेट करते हैं. सबसे पहले तो नाम से ही जैसे समझ आ रहा है कि इसमें जो भी कैलकुलेशन होगी वो नेट सेल्स पे होगी. सबसे पहले इसमें हमने क्या करना रहता है, सबसे पहले जो भी नेट सेल्स है वो तो ऑर्गेनाइजेशन को पता ही होगी, ठीक. तो टोटल करंट एसेट्स एस्टिमेट करनी होंगी. सबसे पहले फर्स्टली वी हैव टू एस्टिमेट द टोटल करंट एसेट्स एज ए परसेंटेज ऑफ एस्टिमेटेड नेट सेल्स. मीन्स जितनी भी नेट सेल्स एस्टिमेट की है कंपनी ने, एस्टिमेशन किया है कि इतना नेट सेल्स हो सकती है, ठीक. फिर हमने जो भी करंट एसेट्स उसमें लगनी है उसको एस्टिमेट कर लिया, उसका परसेंटेज निकाल लिया कि नेट सेल्स का कितना परसेंटेज करंट एसेट्स यूज़ होनी है. उसी तरह से टोटल करंट लाइबिलिटीज़ का परसेंटेज निकाल लिया. टोटल करंट लाइबिलिटीज़ एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स.
नाउ वी हैव ऑलरेडी नोन वर्किंग कैपिटल क्या होता है. वर्किंग कैपिटल होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज. तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द टू is the working capital as a percentage of net sales. जो भी इन दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस होगा वही वर्किंग कैपिटल होगी एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स, राइट. परसेंटेज टू नेट सेल्स में करंट एसेट्स इस तरह से वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल एक मेंशन है कि कंपनी एबीसी लिमिटेड कंपनी है जिसका पास्ट 3 इयर्स का डेटा दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का. पास्ट ईयर्स का डेटा दिया हुआ है जिसके बेसिस पे हमने क्या करना है, नेक्स्ट ईयर के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना है. और ये दिया हुआ है कि सेल्स जो है आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% ओवर सेल्स लेवल ऑफ करंट ईयर. मीन्स जो भी करंट ईयर में सेल्स है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले साल में सेल्स 10% बढ़ेगी. ठीक, तो उस तरह से देखिए यहाँ पे डेटा दिया हुआ है. नेट सेल्स है 10 लाख पहले ईयर में, सेकंड ईयर में 12 लाख और थर्ड ईयर में 14 लाख, राइट. देन टोटल करेंट एसेट्स मेंशन है, टोटल करेंट लाइबिलिटीज मेंशन है जितनी यूज हुई थी तीनों साल में. ठीक, अब क्या है, करेंट एसेट्स निकाला है, नेट परसेंटेज निकाला है नेट सेल्स का. जैसे 10 लाख नेट सेल्स है और करंट एसेट्स कितनी है यहाँ पे 2 लाख है. तो इसका अगर पैसा परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा करंट एसेट्स सेल्स का 20%. ठीक है, सिंपली कैसे निकाला हुआ है, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100. ठीक, वैसे ये कट गया, कैंसिल हो गया, तो कैसे क्या आ गया 20%. यहाँ पे आया है 20%. इसी तरह से जितना भी डेटा दिया हुआ है नेट सेल्स का करंट एसेट से परसेंटेज निकाला हुआ, ये आया 20, ये 21 आया नेक्स्ट ईयर में, 22 थर्ड ईयर में. और ये करंट लाइबिलिटीज़ का सेम वे में निकाला हुआ है तो वो क्या आया है 5%. ठीक है, देन अब हमने क्या बताना है कि 10% सेल्स बढ़ रही है. जैसे यहाँ पे 14 लाख है तो नेक्स्ट ईयर क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, सेल्स 10% बढ़ जाएगी. तो वो उसकी करंट वर्किंग कैपिटल निकालनी. सबसे पहले तो इन तीनों की निकाली हमने. तो एवरेज करंट एसेट्स का क्या आया, करंट एसेट्स सेल्स जितनी भी टोटल दी हुई थी तीनों साल की उसका एवरेज कैलकुलेट कर लिया. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालने के लिए उसका क्या किया हमने, एवरेज कैलकुलेट कर लिया. तो 20 + 21 यहाँ से देखे लिया हुआ 20, 21, 22 से 20, 21, 22 का डिवाइडेड बाय 3 करके एवरेज निकाला. वैसे ही करंट लाइबिलिटी का एवरेज निकाला तो वो आ गया 5%, राइट. बिकॉज वो इक्वल है तो 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5. नाउ वर्किंग कैपिटल हमने जैसे क्या बताया था, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. तो 21 करंट एसेट्स का एवरेज एंड 5% करंट लाइबिलिटीज़ का एवरेज. 21 माइनस 5 निकाला, आया 16% हमारी आ गई वर्किंग कैपिटल. ठीक है, अब क्या बता रहे हैं कि फर्म की सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी 10% से नेक्स्ट ईयर में. ठीक, तो यहाँ पे देखिए 14 लाख था लास्ट ईयर की सेल्स, अब इसका 10% कितना होगा 14,000. ऑफ कोर्स 14,000. ठीक, तो 14,000 इसमें हमने ऐड, सॉरी 1,40,000. ठीक है, 10%. नाउ वो उसमें ऐड कर दिया, 15,40,000 आया. दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर की सेल एक्सपेक्टेड कितनी है, 15,40,000. नेट वर्किंग कैपिटल अब हमने जो आया था परसेंटेज सेल्स का, यहाँ पे परसेंटेज एवरेज के बेसिस पे निकाला था, वो क्या आया था 16%. अब इसी का क्या किया, एक्सपेक्टेड सेल्स का 16% कैलकुलेट कर लिया जो आया 2,46,400. तो ये आ गई हमारी वर्किंग कैपिटल. ठीक, तो नेट सेल्स के मेथड में कैसे हम निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल जितनी भी सेल्स का एवरेज दिया हुआ है पहले उसके परसेंटेज निकालिए वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी करके. देन एज एक्सपेक्टेड सेल्स जो भी हैं नेक्स्ट ईयर की उसका उतना परसेंट कैलकुलेट करके हमने क्या निकाल लिया, नेट वर्किंग कैपिटल निकाल लिया. ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट होता है परसेंटेज टू नेट सेल्स में. नाउ नेक्स्ट, तो दूसरा मेथड क्या होता है, वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स और फिक्स एसेट्स. ऐसे नाम से ही लग रहा है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट. तो नेक्स्ट मेथड में वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं टोटल एसेट्स या टोटल एसेट्स कह ले या फिक्स एसेट्स का एक पर्टिकुलर परसेंटेज. देखिए मान लीजिए फर्म है, फर्म में इन्वेस्टमेंट कितनी तरह के एसेट्स में होता है, 2 तरह के एसेट्स में, करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स, राइट. तो फिक्स एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमने बताया था कैपिटल बजटिंग में, कि जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है उसकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं, कैपिटल बजटिंग में. दैट मीन्स वो कैपिटल बजटिंग का पार्ट हो गया कि फर्म को कौन कौन सी फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना है, वो हो गया
कैपिटल बजटिंग का पार्ट। एंड देन वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, जितने अभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, दैट मीन्स करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है, वो सारा होता है वर्किंग कैपिटल का पार्ट। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे इसी अप्रोच को लेते हुए ये मेथड डेवलप्ड हुआ है कि फर्म का टोटल इन्वेस्टमेंट दो पार्ट में जा रहा है, दैट मीन्स एक फिक्स्ड में और एक करंट में। तो जो भी फिक्स्ड में जा रहा है उसका एक सर्टेन परसेंटेज भी निकाल के फर्म अपनी वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकती है, राइट। तो जैसे यहाँ पे देखें, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, एक रिलेशनशिप जो भी पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे फर्म ये डिसाइड करती है कि फर्म ने अब तक के हमेशा पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज फिक्स एसेट्स का, कितना परसेंटेज होता है जो करंट एसेट्स में इन्वॉल्व करती है। फर्स्ट फिक्स एसेट्स में जो भी जाएगा अमाउंट वो ज़्यादा होगा, ह्यूज होगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो एसेट्स अभी क्या है, ज़्यादा कॉस्टली परचेज हो रही है। करंट एसेट्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो उसका एक फिक्स परसेंटेज कितना पोर्शन होता है फिक्स एसेट्स का जो करंट एसेट्स में इन्वेस्ट होता है, उस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, फर्म इज मेंटेनिंग 20% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ करंट एसेट्स एंड एक्सपेक्ट्स टू हैव टोटल एसेट्स ऑफ 50 लाख नेक्स्ट ईयर। मीन्स कोई फर्म है, वो 20% अपनी टोटल एसेट्स का करंट एसेट्स के फॉर्म में मेंटेन कर रही है, ठीक। और कितना टोटल एसेट्स नेक्स्ट ईयर होने वाली हैं, वो है 50 लाख। तो परसेंटेज आपको दिया हुआ है 50 लाख टोटल एसेट्स हैं, दैट मीन्स यू विल कैलकुलेट 20% ऑफ 50 लाख, 20% ऑफ टोटल एसेट्स, राइट। तो द करंट एसेट्स कितनी आ गई हमारे यहाँ पे, 10 लाख। ठीक है, तो टोटल करंट एसेट्स एंड करंट टोटल फिक्स एसेट्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, दैट मीन्स पास्ट एरिया के बेसिस से फर्म, पास्ट डेटा के बेसिस से फर्म ये डिसाइड करती है कि कितना पोर्शन है, कितना प्रपोर्शन है टोटल एसेट्स का या फिक्स एसेट्स का जो फर्म करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है। उसके बेसिस पे एक परसेंटेज कैलकुलेट करके आप एक्सपेक्ट टोटल एसेट्स पे कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। सो ये होता है हमारा फिक्स एसेट्स में आता है, ठीक। ये चीज़ क्यों डेवलप्ड हुई, बिकॉज द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज डन इन टू काइंड ऑफ एसेट्स, फर्स्ट इज फिक्स एसेट्स एंड अनदर वन इज करेंट एसेट्स। तो जितना भी फिक्स एसेट्स में जा रहा है उसके परसेंटेज के प्रपोर्शन के बेसिस पे भी आप करेंट एसेट्स का एस्टिमेशन, वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा मेथड। अब आते हैं थर्ड मेथड पे। नाउ लास्ट मेथड क्या आता है वर्किंग कैपिटल का, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग साइकिल। जैसे कि ऑपरेटिंग साइकिल के हमने बारे में हमने पढ़ा होगा। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, जितना भी टाइम पीरियड किसी भी फर्म को लगता है, ठीक है, प्रोडक्शन स्टार्ट करने से लेकर के सेल्स का रियलाइजेशन तक है, प्रोडक्शन से लेके सेल्स का रियलाइजेशन तक है, दैट मीन्स कैश सेल्स का रिसीव होने तक के, वो सारा जो टाइम पीरियड होता है एसेट्स को कन्वर्ट करना देन सेल करना, वो सारा क्या होता है, वो किसी भी फर्म का ऑपरेटिंग साइकिल होता है। जितनी जल्दी फर्म ने जो पैसा लगाया है वो उसे वापस रिकवर कर लेंगे, उतने ज़्यादा अच्छा उनका वर्किंग रहेगी। जितना छोटा पीरियड होगा ऑपरेटिंग साइकिल का उतना ज़्यादा फर्म अच्छे से ऑपरेट करेगी, राइट। बिकॉज उससे क्या पता चलता है कि फर्म की एफिशिएंसी बेटर है, दे आर एबल टू रिकवर देयर मनी इन्वेस्टेड इन दी बिजनेस, इन्वेस्टेड इन दी प्रोडक्शन, ठीक। तो ऑपरेटिंग साइकिल में बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, लाइक करंट एसेट्स हैं, जैसे मान लिए रॉ मटेरियल आ गया, ठीक। रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट होता है, फिनिश्ड गुड्स है या रिसीवेबल्स है। उसी तरह से लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में परचेजेस हैं या जो भी एक्सपेंसेस है प्रोडक्शन से रिलेटेड हो रहे हैं कंपनी में, ठीक। इन सब चीज़ों के लिए क्या है, ये सब चीज़ें क्या डिपेंड करता है, इन ऑपरेटिंग साइकिल इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। रॉ मटेरियल है फॉर एग्जांपल, तो रॉ मटेरियल को परचेज करने से लेकर के कन्वर्ट करने में कितना टाइम पीरियड लग रहा है, रॉ मटेरियल कंपनी में कितने टाइम तक के रखा हुआ है, वो चीज़ वो बहुत मैटर करता है। देन वर्क इन प्रोग्रेस को कन्वर्ट करने फिनिश गुड्स में कितना टाइम लग रहा है, फिनिश गुड्स बनने में कितना टाइम लग रहा है, रिसीवेबल्स हैं उन्हें रिसीव कितने टाइम में कर रही है कंपनी। तो ये इस मेथड में क्या है, जितनी भी चीज़ें होती है, जितने भी पार्ट है करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज़ के, उन सबको सेपरेट स्टडी करते हैं हम लोग कि क्या उनकी क्या क्या नीड्स है। देन उन सबका अलग अलग जितना भी टाइम पीरियड तक के वो ऑर्गेनाइजेशन में हैं, रखी हुई हैं, जितना भी टाइम पीरियड उन्हें लग रहा है फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, उतना उन सबका अलग अलग कैलकुलेशन करके देन वी विल कैलकुलेट द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, ठीक। तो इसे देखते हैं यहाँ पे।
जैसे यहाँ पे मेंशन है लाइक डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ करंट एसेट्स रिक्वायर फंड डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पेक्टिव ऑपरेटिंग साइकिल एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व। मीन जितने भी करंट एसेट्स है, रॉ मटेरियल है या वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश्ड गुड्स हैं, इन सबको बनाने में या इन सबको जितने भी टाइम पीरियड तक कंपनी रखी हुई है उसमें क्या है, कुछ ना कुछ फंड लग रहा है, कंपनी का पैसा जा रहा है, जब तक कि वो रखे हुए हैं उन पे एक्सपेंसेस कर रहे हैं। ठीक वैसे ही करंट लाइबिलिटीज़ हैं, वो क्यों लेते हैं ऑपरेटिंग साइकिल में, उनका क्या रोल होता है, बिकॉज ऑफ फाइनेंसिंग करने के लिए यूज़ होते हैं। क्रेडिटर्स हैं, लाइक अगर वो क्रेडिट पे नहीं देंगे तो वो भी क्या है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, वहाँ से आप उधार लेके अपना काम कर रहे हो, पेमेंट अभी नहीं दिया है, राइट। तो करंट लाइबिलिटीज़ हैं या करंट एसेट्स है, सबका एक एस्टिमेशन पीरियड होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का यहाँ पे अलग तरह से एस्टिमेशन करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या है, नीड फॉर कैश एंड बैंक। सबसे पहले क्या आता है, नीड फॉर कैश एंड बैंक बैलेंस, राइट। कोई भी फर्म हो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी में किसी भी फर्म में क्या रहता है, तो कैश को प्रॉपरली एस्टिमेट करना कि फर्म में कितना कैश नीडेड होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या है, वही कैश है जिससे जो लिक्विडिटी मेंटेन करके रखता है, राइट। लिक्विडिटी अगर फर्म को डे टू डे ऑपरेशन अपने स्मूथली रन करने हैं, देन दे हैव टू दैट मच लिक्विडिटी, दे हैव दैट मच कैश विच इज़ नीडेड एट एनी टाइम, राइट। प्रिकॉशनरी से कैश रखने के लिए भी मोटिव्स कुछ होते हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव्स होता है, प्रिकॉशनरी मोटिव होता है या स्पेक्यूलेटिव होता है। तो कैश बजट एक चैप्टर है मैनेजमेंट वगैरह, उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे, बट कैश भी फर्म के पास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ मिनिमम उसको, इसलिए उसको प्रॉपर एस्टिमेट करना चाहिए। बिकॉज अगर आपके पास कैश ही नहीं होगा तो फर्म डे टू डे ऑपरेशंस को सही से ऑपरेट नहीं कर पाएगी। बहुत से छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि फर्म को कैश से ही फुलफिल करने हैं, राइट। यहाँ पे देखिए रीजन जैसे लिखे हुए दैट कैश एंड बैंक बैलेंस द लीस्ट प्रोडक्टिव ऑफ ऑल द करंट एसेट्स एंड हैज अ मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन, इसका मिनिमम बैलेंस मेंटेन करे, कम से कम रिक्वायर्ड हो। बिकॉज वही कैश जो आइडियल पड़ा हुआ है उससे आप कहीं पे इन्वेस्ट करके आप प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, राइट। देन अ कैश बैंक बैलेंस प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फर्म विच इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू एनी फर्म, राइट। जैसे कैश का आइडल पड़ा होना इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता है, वहीं सेम चीज़ एक आती है कि लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए भी कैश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो द मिनिमम कैश एंड बैंक बैलेंस प्रॉपरली एस्टिमेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। देन आता है नीड फॉर रॉ मटेरियल। कितना रॉ मटेरियल ना हो, अगर फर्म को चाहती है कि उसका प्रोडक्शन का प्रोसेस ना रुके, ठीक, तो उसके लिए क्या है, फर्म के पास एडिक्वेट रॉ मटेरियल होना चाहिए। ऑब्वियसली कभी भी सपोज जल्द रॉ मटेरियल है, अगर आपके पास कम पड़ जाता है तो आप ऑर्डर करोगे, ऑर्डर करके उसको रिसीव करने तक के बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो जाता है, 5 से 10 दिन का टाइम भी लग सकता है, मे बी इतना टाइम आपको ऑर्डर पहुंचाने के लिए ना मिला हो। दैट्स वाई उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना बहुत ज़रूरी है। लाइक द नंबर ऑफ यूनिट नीड टू बी केप्ट इन स्टोर्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स, लैग टाइम, कंटिजेंसीज है, या कुछ मान लिए मार्केट में स्ट्राइक हो गई या टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ उतनी अवेलेबल नहीं हुई, दैट्स वाई यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ इट टेक्स 5 days टू प्रोक्यूर फ्रेश स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड 50 यूनिट्स आर यूज डेली, सपोज 5 days लगते हैं नया स्टॉक को कंपनी में आने में, एंड 50 यूनिट्स डेली, देन क्या है, फर्म के पास मिनिमम 250 यूनिट्स ईच टाइम पे होनी ही चाहिए। बिकॉज 5 दिन उसे आने में लग रहा है फर्म में और डेली आपको 50 यूनिट यूज़ करना है, दैट मीन्स आपको उन 5 दिनों का एक्स्ट्रा हमेशा मिनिमम मेंटेन करके रखना है। और एज अ सेफ्टी स्टॉक 20 यूनिट्स और एक्स्ट्रा मेंटेन कर सकते हैं, दैट मीन्स फर्म की टोटल यूनिट मेंटेन करने के लिए कितना आ गया, 250 जो 5 days लग रहा है लैग टाइम, एंड देन 20 यूनिट्स एज अ सेफ्टी स्टॉक, ठीक। तो टोटल अमाउंट क्या आ गया, 270। सपोज 10 पर यूनिट पे मिल रहा है तो 2700 यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किसकी आ गई, रॉ मटेरियल की। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया रॉ मटेरियल की, जितना टाइम पीरियड लग रहा है उतने टाइम पीरियड में पर डे जितना भी लग रहा है उसको मल्टीप्लाई करके देन निकाला, 250 आया। और एक सेफ्टी स्टॉक हमने रख लिया ऐसा कि अगर इन इन केस कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ गया तो आपके पास एक्स्ट्रा में रॉ मटेरियल हो, ठीक। तो उसके बेसिस पे हमने रॉ मटेरियल की नीड को कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से सेपरेटली डिफरेंट डिफरेंट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी को यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, लाइक वर्क इन प्रोग्रेस में। थर्ड क्या आता है, नीड फॉर वर्किंग प्रोग्रेस। वर्किंग प्रोग्रेस क्या होता है, सपोज जो ऐसे हैं समझ रॉ मटेरियल है,
फर्म ने मैन्युफैक्चर के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया है, मान लीजिए लेबर लगे हुए, उस पर एक्सपेंसेस लगा के, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस लगे, कुछ उसको मेंटेन करने के एक्सपेंसेस लगे, तो वो सारे एक्सपेंसेस लगा के फर्म ने इंट्रोड्यूस किया है रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, सपोज मे भी हो सकता है वो 50% कंप्लीट हो गया हो, मे बी 60% कंप्लीट हो गया, या 99% कंप्लीट हो गया, या बिल्कुल कंप्लीट होने वाला। सो ऐसे स्टॉक, ऐसा रॉ मटेरियल जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो अभी प्रोसेस में है, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो वो उसमें उसमें फर्म के बहुत से एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, लेबर लगा हुआ है जो आपका प्रोडक्शन कर रहा है, वो सारे एक्सपेंसेस उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो उसकी भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज मे बी हो यूनिट्स हो जो अभी 10% कंप्लीट हो, या कुछ 75% कंप्लीट हो, या कुछ 80% कंप्लीट हो, तो एक इजी के लिए, इजी कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा ना रहे क्वेश्चन, इसलिए क्या मानते हैं हम लोग कि वर्क इन प्रोग्रेस जो फर्म्स की है, यूनिट सारी ऑन एन एवरेज 50% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, या जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आ गया उसमें, सॉरी, एंड देन लेबर आ गया, लेबर लगा हुआ है ऑफकोर्स प्रोडक्शन करने के टाइम पे। एंड अगर कुछ भी अलग से इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वर्क इन प्रोग्रेस इतना परसेंटेज हो चुका है, देन हम उसे ले लेंगे, अदरवाइज वी विल टेकन इट एज 50% कंप्लीटेड। देन उसी तरह से नेक्स्ट आता है नीड फॉर फिनिश्ड गुड्स। मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, सारी ऑर्गेनाइजेशन जब फिनिश्ड गुड्स बनते हैं तो तुरंत उनकी सेलिंग नहीं हो जाती है, कुछ टाइम पीरियड लगता है फिनिश्ड गुड्स को सेल होने में। आपका जो स्टॉक मेंटेन करके रखा है प्रोडक्शन का, उसको सेल करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक, तो क्या है, द गुड्स इन फैक्ट रिमेन इन स्टोर फॉर सम टाइम बिफोर दे आर सोल्ड। द कॉस्ट, जो कॉस्ट उसमें ऑफ कोर्स ऑलरेडी इंकर्ड हो चुकी है, उस कॉस्ट में जैसे इंक्लूड है परचेजिंग की कॉस्ट, रॉ मटेरियल परचेज किया, प्रोक्योर किया, देन प्रोडक्शन किया, वो सारी कॉस्ट क्या है उसमें लॉक्ड अप है। ठीक, तो उसके लिए भी, उसको मेंटेन करने के लिए भी कुछ वर्किंग कैपिटल नीडेड होती है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, नीड फॉर फिनिश्ड गुड्स। राइट, अब कैरेज इनवर्ड मान लीजिए कुछ लगा हुआ है वेयर हाउसिंग तक लाने के लिए, प्रोडक्ट जो गुड्स प्रोड्यूस हो चुके हैं उन्हें भी इंक्लूड कर लेंगे इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। नाउ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है नीड फॉर रिसीवेबल। रिसीवेबल्स क्या होते हैं, रिसीवेबल्स होते हैं डेटर्स, मीन्स जिनको हमने गुड्स सोल्ड कर दिया, फिनिश्ड गुड्स जो है वो सोल्ड हो गया है, मे बी वो गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड हुआ। ठीक, तो क्रेडिटर से सॉरी, तो डेटर्स जो हमारे हैं उनसे पैसा रिसीव करने में भी कुछ टाइम पीरियड लगता है। ठीक, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल द फर्म मेक्स अ क्रेडिट सेल ऑफ, राइट, अ फर्म मेंटेन मेक्स अ क्रेडिट सेल, फर्म ने क्रेडिट पे सेल किया है 1.5 लाख का, पर मंथ कर रही है, और क्रेडिट ऑफ 15 डेज गिवन टू कस्टमर, कस्टमर्स को 15 डेज का टाइम देती है पैसे देने के लिए। तो फर्म की वर्किंग कैपिटल लॉक्ड अप इन रिसीवेबल्स इज 75,000। दैट मीन्स क्योंकि 1.5 लाख की टोटल सेल्स है, और 15 डेज मीन्स हाफ ऑफ द मंथ के लिए वो क्या कर रही है, उन्हें क्रेडिट पे दे रही है, तो हाफ ऑफ द मंथ के लिए उन तो वर्किंग कैपिटल कितनी लॉक्ड अप हो गई रिसीवेबल्स में, 75,000। कैसे निकाला, जितना टाइम पीरियड लग रहा है कस्टमर्स से पेमेंट लेने में, उतना टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया कितनी वर्किंग कैपिटल लॉक्ड अप हुई है रिसीवेबल्स में। राइट, जैसे 150 इंटू हाफ ऑफ द मंथ इज इक्वल टू 75,000। यहाँ पे जैसे कस्टमर हमने निकाला है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिसीवेबल्स की 1.5 लाख पे, दैट मीन्स जो जिस प्राइस पे सेल किया है उस पे निकाला है, मीन्स उस जब ऑफकोर्स जो प्राइस पे सेल किया है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी कंपनी ने इंक्लूड किया होगा। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट अब उसमें इंक्लूड किया है, क्या उस प्रॉफिट में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ था, नो, वो जो भी जितना भी परसेंटेज कॉस्ट का ग्रॉस प्रॉफिट ऐड हुआ है, उतना परसेंटेज कंपनी ने खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, बल्कि वो अलग से ऐड किया हुआ है। इसलिए अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें निकालना है तो कॉस्ट प्राइस पे निकालना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, सपोज जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ द फर्म इज सेलिंग गुड्स एट गुड्स ग्रॉस प्रॉफिट 20% एंड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अबव केस में क्या हो जाएगी 60,000, बिकॉज ये क्या है, ये पूरा 120% के हिसाब से है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बट जो प्रॉफिट है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, वो प्रॉफिट एक्स्ट्रा फर्म चार्ज कर रही है अर्निंग के लिए। ठीक है, तो जब वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हैं तो वो हमें एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इसलिए कॉस्ट पे निकालना ज़्यादा बेटर रहेगा। राइट, तो 70,000 का 80% निकाला है 60,000। ओके,
नाउ जितनी भी चीज़ें अभी हमने ऊपर देखी, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, कैश की रिक्वायरमेंट या फिनिश्ड गुड्स की या रिसीवर्स की, वो सारे पार्ट क्या था, करेंट एसेट्स का पार्ट था। क्या देर और कि करंट एसेट्स का सारा पार्ट था, तो ये हमारे इससे क्या हो गया, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जितनी भी रिक्वायर्ड होगी। नाउ अगर नेट हमें निकालनी है तो इसी तरह से हम जितनी भी करंट लायबिलिटीज़ है उन पे जो टाइम लैग लग रहा है उनकी नीड्स को कैलकुलेट करेंगे। देन करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करके हम टोटल वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। से यहाँ पे क्रेडिटर्स कब आया, जैसे परचेजेस है। सपोज फर्म ने क्या किया, रॉ मटेरियल क्रेडिट पे लिया हुआ है, दैट मीन्स क्रेडिटर्स है, फर्म को अभी पैसा देना है उनका। तो जब डेटर के केस में कैलकुलेट किया था उसी तरह से हम लोग क्रेडिटर के केस में कैलकुलेट करेंगे। एक फर्म मेक अ क्रेडिट परचेजेस ऑफ 60,000 पर मंथ। ठीक है, एंड अ क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर्स 2 मंथ का। 60,000 पर मंथ फर्म क्रेडिट पे परचेज कर रहा है और सप्लायर उन्हें 2 मंथ का क्रेडिट दे रहा है। तो वर्किंग कैपिटल सप्लाइड, वर्किंग कैपिटल यहाँ पे क्रेडिटर्स पे कितनी रिक्वायर्ड कैलकुलेट हो जाएगी, 60,000 जितना अमाउंट पर मंथ ले रहे हैं और इनटू टाइम पीरियड दैट मीन्स 2 मंथ। ठीक, तो टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या आ गई क्रेडिटर्स के लिए, 1,20,000। ठीक, तो जो भी फर्म ने अभी क्रेडिटर्स को मनी ना देकर पोस्टपोन किया हुआ है, दैट मीन्स वो फर्म वो पैसा किसी फर्दर इन्वेस्टमेंट में भी लगा सकती है अर्न करने के लिए प्रॉफिट। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या हो गया, फाइनेंसिंग का पार्ट हो गया। फर्म्स क्या कर रही, क्रेडिट पे परचेजेस करके फाइनेंसिंग कर रही है अपने करेंट एसेट्स में। उसी तरह से क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस एंड वेजेस, मान ली लेबर वर्क कर रहे हैं तो आप एट द टाइम जैसे ही लेबर वर्क करता है उसी टाइम उसे पेमेंट नहीं दे देते हैं, कुछ टाइम पीरियड बाद ही देते हैं। यूजुअली द एक्सपेंसेस एंड वेजेस आर पेड एट द एंड ऑफ द मंथ, दैट मीन्स एंड ऑफ द मंथ तक के आप उनका पैसा अपने पास ब्लॉक करके रखे हुए हैं। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। तो वैसे निकालेंगे हम लोग क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस एंड वेजेस की रिक्वायरमेंट। नाउ टोटल वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, करंट एसेट साइड्स भी हो गया एंड करंट